अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, कल हुकूमत अभी तक जो तय है कि 22 नवंबर को कौमी असम्बली के इजलास में मिनी बजट पेश करने जा रहे हैं और अब ये मिनी बजट सेनेटर इलेक्टेड सेनेटर शौकत तरीन साहब पेश करेंगे, जो कि कल सेनेटर मुंतखब हो गए हैं केपी से। और इस दौरान जो सारी चीजें चल रही हैं, कहा जा रहा है ये मिनी बजट जो है आईएमएफ की डिक्टेशन पे लाया जा रहा है। पता नहीं कितने 100 अरब रुपए का ये मिनी बजट है, तकरीबन 360 अरब रुपए का कहा जा रहा है कि ये मिनी बजट होगा। ये 360 अरब रुपए कहां से जनरेट होने हैं? मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि जनाब सेल्स टैक्स जो कि जीरो रेटेड अशिया थी उनको भी 17% पर लाया जाएगा आईएमएफ की डिक्टेशन पर। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को भी बढ़ाया जाएगा और दीगर बहुत सारे ऐसे इकदाम लिए जाएंगे जिससे यह 360 अरब रुपया जनरेट किया जाएगा। लेकिन हुकूमत का क्लेम यह है कि इस तमाम मिनी बजट के जो भी हम पॉलिसी डिसीजंस लेंगे इससे महंगाई नहीं होगी, इन्फ्लेशन में इजाफा नहीं होगा। आज फवाद चौधरी साहब ने कैबिनेट की ब्रीफिंग में जहां पे यकीनन मिनी बजट डिस्कस हुआ, क्योंकि कल लाना है तो वो आज उसकी अप्रूवल चाहिए होगी, उस पर उन्होंने ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि जनाब हम तो इतने ढेरों अरब रुपए जो पिछली हुकूमतों ने के जिम्मे थे वो हमने वापस किए हैं। यानी कि 3.5 साल बाद भी अभी तक हम पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की हुकूमत के लिए हुए कर्जे वापस कर रहे हैं और शायद हमने तो कोई कर्जा लिया ही नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल है। नाज़रीन, मैं बताता चलूं कि मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं शब्बर जैदी साहब, माहिर मुआशियात हैं। पिछले दिनों एक क्लिप भी वायरल हुआ, वो भी आपको सुनवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब आपके वक्त का। डॉक्टर फर्रुख सलीम नामी ग्रामी शख्सियत हैं, माहिर मुआशियात हैं, बड़ी कड़ी नजर रखते हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने रुपी डिवेल्युएशन पे ट्वीट किया, एक बाकायदा खुद ग्राफ बना के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, जो कि आपने हमें बताया कि इन मार्च 2008 से दिसंबर 2021 तक रुपए की कदर में कमी जिस तरह वाकया हुई वो आपने हमें अपने ट्वीट से बताया। और नाज़रीन, मैं ये भी बताता चलूं कि आज का टॉपिक मुल्की माशी सूरत हाल और मिनी बजट था। और जो गेस्ट जो मैंने आपका तारुफ जिनसे करवा दिया, जो मेरे साथ अभी मौजूद हैं, इनके हवाले से हमने मुख्तलिफ जो हुकूमती तर्जुमान हैं जो कि बाकायदा तौर पर अपने आप को मौशियात का माहिर समझते हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब बड़े धड़ल्ले से दे जाती हैं कि जनाब ये देखें, ये महंगाई नहीं है, ये मईशत नहीं है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है, ये डेट सर्विसिंग हो गई, ये हो गया। लेकिन उन सब ने माजरत कर ली। तो आज हमारे प्रोग्राम में हुकूमत की तरफ से कोई नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो कुछ कहा जाता है कि आई विल ट्राई टू बी डेविल्स एडवोकेट हियर। अपना प्रोग्राम का आगाज करते हैं शब्बर जैदी साहब की एक बहुत ही जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, और उससे आगाज करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हम लोग बैंकरप्ट हो चुके हैं। क्या फरमाते हैं शब्बर जैदी साहब, ये सुन लें। हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, बड़े बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज़ रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज़ एट द मोमेंट बैंकरप्ट। जब आप पहले डिसाइड कर लें कि यार ठीक है, ये आज बैंकरप्सी पे हम चले गए और इसके आगे हमें चलना है, ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप कहेंगे जी ठीक है, अच्छा चल रहा है जी, मैं बड़ा अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ले आऊंगा, वो ले आऊंगा। ये सब लोगों को धोखा देने वाली बातें हैं। जनाब शब्बर जैदी साहब, मुझे नहीं मालूम कि इस स्पीच के बाद आपको क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा, कहां से, लेकिन व्हाट प्रॉम्प्टेड दिस? आपने कहा कि आपके मुताबिक मुल्क बैंकरप्ट हो चुका हुआ है, और आपने कहा कि पहले अगर हम ये मान लें और उसके बाद अगर हम कुछ चीजों के ऊपर तवज्जो दें तो शायद बेहतरी का कुछ सोचा जा सकता है। तो जरा थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दें। जमीर साहब, पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि मुझे आपने दी। और दूसरी बात, मैं पूरी कौम का बड़ा मशकूर हूं कि पूरी कौम ने मेरी बात को सुना। मतलब पाकिस्तान में और बाहर के मुल्कों में मुझे अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला, मेरे ड्राइवर से लेकर मेरे कुक से लेकर, मैंने बिल्कुल लोगों से बात की, सब ने कहा कि आपका एक वीडियो चल रहा है,
इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी कौम सच सुनने को और सच को अप्रिशिएट करती है और वो चीजों को सही पैमाने में देखती है और वो देखना चाहती है। मुझे इस बात की निहायत खुशी है कि हमारी कौम जिंदा है बेसिकली, और ये जिंदा होना ही हमारी करेक्शन की निशानदेही करती है। मैं बिल्कुल ये बात मैंने उस वक्त भी एक अगले ट्वीट में फौरन कही थी कि ये जो प्रोग्राम था मेरा, ये कोई टीवी प्रोग्राम नहीं था, ये मेरा एक बड़ा सोचा समझा लेक्चर था जिसका मौजू था पाकिस्तान के पिछले 50 साल 1970 से लेकर 2020 तक, और ये मैंने हमदर्द यूनिवर्सिटी के एमबीए के ग्रेजुएट्स को दिया था। और वो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कोई इसको रिकॉर्ड कर रहा है, मुझे ये भी नहीं आइडिया था। और जहां तक आप कह रहे हैं कि मुझे कोई प्रेशर यह है, तो मैं ना मुझे उससे पहले कोई प्रेशर था, ना मुझे उसके बाद कोई प्रेशर है, और अगर कोई प्रेशर आएगा तो मेरे लिए वो कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि मैं जिस चीज से ताल्लुक रखता हूँ, जो मेरा बैकग्राउंड है, मेरे लिए ये चीजें रेलिवेंट नहीं है। सही। तो अच्छा, कमिंग बैक टू द बेसिक थिंग, मैं ये बात पे बिल्कुल अपनी बात जो मैंने उस वक्त कही थी, मैं आज भी कायम हूँ, और वो मैं चाहता हूं कि हमारी कौम इसको अप्रिशिएट करे कि पाकिस्तान अपने दोनों मीजानिये जो कि फिस्कल डेफिसिट है और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसको अगर हम अगले 10 साल में देखें, तो अगर ये सिस्टम जो आज हम चला रहे हैं, अगर हम इसको चलाते रहे, तो पाकिस्तान किसी भी हाल में अपने ना ये वाला मिजानिया पूरा कर सकेगा, ना फॉरेन करेंसी का मिजानिया पूरा कर सकेगा, और पाकिस्तान के हालात बद से बदतरीन होते जाएंगे। और इसको सही करने का तरीका यह है, जो वो स्लाइड थी मेरी, जो मैंने वो अगर आपने मेरा पूरा वो देखा हो, उसमें की स्लाइड में मैंने ये लिखा था कि बैंकरप्सी और गोइंग कंसर्न जो होता है, ये कारोबारों के लिए होता है, मगर स्टेट के लिए नहीं होता। इसके अगली स्लाइड ये थी, उसमें लिखा था स्टेट के लिए नहीं होता, मगर स्टेट जो है वो बुरे हालात पे चली जाती है, और स्टेट जो है उसकी परेशानी होती है। और मैं अभी भी ये कहता हूं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो 20 मरतबा IMF के बेल आउट पे जा चुका है, तकरीबन 20 मरतबा। तो अगर कोई कंट्री 20 मरतबा बेल आउट पे जा चुका है, तो उसके लिए अगर आप कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब वो अगर कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो रियलिटी से के सामने नहीं होते, वो सही बात नहीं है। मैं पाकिस्तान का मैं वो इंसान हूं जिसने 2013 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पाकिस्तान नॉट अ फेल्ड स्टेट, और पाकिस्तान नॉट अ फेल्ड स्टेट। और मैं अभी भी इस बात पे हूं कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत नहीं है, मगर पाकिस्तान के फाइनेंसेस, चाहे वो ट्रेड अकाउंट के चाहे वो करंट अकाउंट के फाइनेंसेस हो, चाहे वो फिस्कल अकाउंट के फाइनेंसेस हो, वो अगर कोई आदमी कल ये कहता था कि वो ठीक है, वो भी गलत था। अगर वो ये आज ये कहता है कि ठीक है, वो भी गलत है। वो पाकिस्तान की हकीकतों से आंखें चुरा रहा है। पाकिस्तान के दोनों अकाउंट्स सर्जरी चाहते हैं, ये अब एस्प्रीन डिस्प्रीन से सही होने वाले नहीं है। और इसकी बुनियादी वजह यह है, इसकी बुनियादी वजह मैंने उस वक्त भी उस प्रोग्राम में भी ये बात कही थी, और मैं आपको आज दोहरा रहा हूं कि ये जो मैंने बात की थी, ये मैंने पीटीआई के फेवर में की थी, ये पीटीआई के खिलाफ नहीं की थी। सही। मैं ये बताना चाहता था, वहां पे मुफ्ता साहब भी मौजूद थे, मैं ये बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान के 50 साल में से पीटीआई का तो सिर्फ 2 साल का ताल्लुक है। पाकिस्तान की ये तबाही 48 साल के अंदर हुई है। 48 साल में पीटीआई इसमें शामिल नहीं थी, और ये तबाही, मगर उनकी खराबी सिर्फ ये है कि ना उन्होंने इस खराबी को पहचाना, ना उस खराबी को पहचानने के बाद उसका करेक्टिव मेजर लिया, और उन्होंने वो तमाम जो खराबियां थी उसे कंटिन्यू किया। तो ये मैंने दोबारा मैं बात को आपके पास आ रहा हूं कि हमें, आपको याद है कि कोई 3-4 साल पहले ग्रीस में यही प्रॉब्लम आ गई थी, स्पेन में ये प्रॉब्लम आई थी, इटली में ये प्रॉब्लम आई थी, एंजेला मर्केल ने ग्रीस को बेल आउट किया था। तो अगर कोई कंट्री इन प्रॉब्लम पे जाता है, वो अपनी हकीकत को पहचानता है, अपनी चीजों को रियलाइज करता है और अपने माशरे को सही करता है, तो ये एक अच्छा तो शब्बर ज़ैदी साहब, हमें भी तो सऊदी अरब ने बेल आउट किया है।
सऊदी अरब ने क्या बेल आउट किया है? सऊदी अरब ने आपके पास डिपॉजिट रखवाया है विद द कंडीशन कि आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बेल आउट है। आप मुझे ये बताइए कि आप इससे बदतमीज, इस आपने मेरा ट्वीट पढ़ा होगा, मैंने इमरान खान को मशवरा दिया था कि सऊदी अरब से पैसा नहीं लें। उस 4 बिलियन का मैं क्या करूंगा मुझे बताए ना, उस 4 बिलियन का जिसमें लिखा हुआ है कि आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका मैं क्या करूंगा? तो ये बात, मेरी बात समझने की कोशिश करें। बेल आउट आपको, मेरी बात याद रखिए जमीर साहब, बेल आउट आपको हमेशा वेस्ट ही करेगा, ये बात याद रखना मेरी। वेस्ट ही करेगा, चाहे वो ट्रेड से करे, चाहे वो आपकी बीएमआर से करे। यकीनन यू आर वेरी राइट ऑन दैट। आई वुड एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू एंगेज डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, क्योंकि आज मुजम्मिल असलम की जो ट्वीट है वो भी मैं पढ़ रहा था, शायद डॉक्टर साहब ने भी पढ़ी होगी, कि प्रोपेगेंडा हो रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान रुपीज, डेप्रिसिएशन अगेंस्ट यूएस डॉलर। डॉक्टर साहब ने ट्वीट की थी 19 तारीख को कि क्या कितना -47% है सिंस अगस्त 2015 टू 2021 दिसंबर, 123 से 181 का सफर। दूसरी जानिब डॉक्टर फर्रुख सलीम आज के अखबारात बता रहे हैं कि जनाब 40 महीने का सबसे हाई करंट अकाउंट, सॉरी ट्रेड डेफिसिट है। तो ये जो है हाईएस्ट एवर करंट अकाउंट डेफिसिट 40 मंथ्स का, जो तकरीबन $1.9 बिलियन गैप चला गया है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। मिनी बजट पे जरा अगले जाकर बात करेंगे। पहले ये जरा बता दें कि ये सूरत हाल जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि बेसिकली इसमें पीटीआई का इतना कोई कसूर नहीं है। 48 साल में बहुत बुराइयां रही जिसकी वजह से अभी भी मुश्किलात हैं, लेकिन समझने की जरूरत है कि आपको बेल आउट अगर मिल भी रहा है तो आपने उससे निकलना कैसे है। डॉक्टर साहब क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए जमीर साहब, 2 बातें करना चाहता हूँ। पहली बात तो जो बैंक्रप्सी वाला आपका ओरिजिनल सवाल था, आई रिस्पेक्ट शब्बर जैदी साहब एज ए प्रोफेशनल। बैंक्रप्सी का जो लफ्ज है, जो इस्तिलाह है, वो एक लीगल इस्तिलाह है, कानूनी इस्तिलाह है, और उसका मतलब ये होता है कि जिसने आपको उधार दे रखा है, अगर आप उसका उधार वापस ना करें तो फिर आपको वो अदालत में ले जाता है, और अदालत जो है जो वो हुक्म देती है बैंक्रप्सी का। तो जो डिक्लेरेशन होती है वो अदालत करती है, और जो अपील किया जाता है वो उधार देने वाला अपील करता है कि मेरा उधार वापस नहीं हुआ। तो अगर आप पाकिस्तान का हाल देखें तो पाकिस्तान को उधार देने वालों में से अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि हमारा उधार वापस नहीं दे रहा पाकिस्तान। तो बैंक्रप्सी डिक्लेरेशन पाकिस्तान के हवाले से या किसी स्टेट के हवाले से नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने 74 साल माशी तारीख में कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया। जितने भी उनको उधार दिया गया है वो उन्होंने वापस किया है। जो कंपनीज होती हैं उनके ऊपर तो आप बैंक्रप्सी की बात कर सकते हैं, लेकिन मुल्कों के ऊपर जनरली डिफॉल्ट होता है, और अगर डिफॉल्ट होने से पहले मोस्टली ममालिक हैं वो रीस्केड्यूल कर लेते हैं। यानी कि अगर हमें किसी बैरूनी बैंक ने कर्जा दे रखा है जो हम वापस नहीं कर पा रहे, तो वो बैंक भी अपने मुफाद में समझता है, और जिस तरह हम पेरिस क्लब में जाते रहे हैं रीशेड्यूलिंग के लिए। तो ये बैंक्रप्सी का लफ्ज मुल्क के हवाले, मेरा ख्याल है शब्बर जैदी साहब ने अभी थोड़ा सा क्लियर भी किया है। डॉक्टर साहब अगर इजाजत दें, शब्बर जैदी साहब ने कहा है कि उनका ये मतलब नहीं था कि स्टेट जो है वो बैंक्रप्ट हो गई है, उसकी थोड़ी सी उन्होंने डिफाइन उसको फर्दर भी किया था। बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं मुकम्मल करें जी डॉक्टर साहब। अच्छा, अब वो आपकी करेंसी वाले मामले पे आ जाते हैं जो मुजम्मिल साहब का आप जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कुछ ट्वीट कर दिया है। देखिए, मुझे एक बहुत बड़ा खलीज नजर आ रहा है हुकूमत, हुकूमती तर्जुमान और आम आवाम के दरमियान। देखिए, जब आम आवाम ये कहती है कि रुपया बहुत तेजी से गिर रहा है, तो आपने बताया कि उसका जवाब मिल जाता है कि जी और दुनिया में भी बड़ी तेजी से गिर रहा है। आपको याद होगा जब ये कहा गया था कि पेट्रोल पाकिस्तान में बहुत महंगा है, तो हमें बताया गया था कि कैलिफोर्निया में जो है वो पेट्रोल पाकिस्तान से भी ज्यादा महंगा है। फिर मुझे याद है कि वो जो 2 खुदकुशियां हुई हैं महंगाई की वजह से। एक तो हमारे वो मीडिया पर्सन थे फहीम मुगल साहब, उन्होंने जब खुदकुशी कर ली। एक असदुल्ला साहब हैं कराची में जिन्होंने खुदकुशी कर ली। ऐसा कोई मामला उठाते हैं तो फिर हमें बताया जाता है कि जी वो जापान में खुदकुशी का रेट तो पाकिस्तान से भी बहुत ज्यादा है।
मेरी दरख्वास्त है हुकूमती तर्जुमानों से भी और हुकूमत से भी कि अवाम के जख्मों के ऊपर नमक ना छिड़का जाए। देखिए, अभी जो कुछ हमने देखा है, जो अवाम का रद्द-ए-अमल सामने आया है खैबर पख्तूनख्वा में, वो ये इस बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। पीटीआई की हुकूमत को हमने पख्तूनख्वा वालों ने वोट दिया, बाकी लोगों ने वोट दिया, और वो वोट इसलिए दिया कि जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करके दिखाएं। ये जस्टिफिकेशन दे देना कि वो इंडिया में आटा ज्यादा महंगा है या जापान में खुदकुशी का रेट ज्यादा है, या फिर एक और चीज में हमने देखी कि हमाद अजहर साहब, आपको याद हो, जब उनको बताया गया कि जी गैस जो है वो बड़ी शॉर्टेज है और आपने ऑर्डर नहीं किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि आप टीवी पे आके मेरे से बहस कर लें। आप बहस में जीते हुए हैं। हम कहते हैं कि हुकूमती वुज़रा बहस में जीते हुए हैं, लेकिन उस बहस में जीतने से जो 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 कमी आई है गैस में, जो 70% टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पंजाब में जिनकी गैस काटना पड़ गई, वो तो पूरी नहीं हो सकती। आप टेलीविजन पे बैठ के बहस कर लें, उससे जो ऑन द ग्राउंड कमी है वो तो दूर नहीं हो सकती। मेरा मशवरा ये है कि हुकूमत ये मान जाए कि महंगाई बहुत ज्यादा है, कमर तोड़ है, और उसका सोल्यूशन ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि ये बताया जाए कि जी फलाने मुल्क में तो महंगाई है वो हमसे भी ज्यादा है, फलाने मुल्क में तेल जो है वो हमसे महंगा है। एक आपको अगर मैं फिगर बता दूं कि जो इस वक्त कहलाता है ग्लोबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि जो 193 ममालिक हैं उनका जो औसतन अगर आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकालें कि महंगाई की शरह क्या है, तो वो 3.2% आ रही है। और हमारा जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो हमें बता रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है वो 11.5% है। तो ये दुरुस्त है कि बाकी दुनिया में भी महंगाई आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है वो लगभग 300% ज्यादा है दुनिया की महंगाई से। बिल्कुल, वेरी राइट। शफकत ज़ैदी साहब, ये अभी जिस तरह इन्होंने बात की कि अब अगर यही हालात रहे गैस के और टेक्सटाइल को समझा जा रहा है कि वो बड़ा मेन स्टे है हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का और एक्सपोर्ट्स वहीं से बढ़ रही हैं, तो फिर तो ये इसका मतलब है कि अगले कुछ माह जब तक ये मामलात रहेंगे तो फिर तो ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ेगा, आपके एक्सपोर्ट श्रिंक होंगे और इंपोर्ट का बिल तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, वो तो वहीं पर रहेगा, उसी तरह रहेगा, बढ़ता रहेगा। जमीर साहब, मैं थोड़ा सा पहली वाली बात को दोबारा क्लियर कर दूं। जी जी, मैंने जो प्रेजेंटेशन की थी उसमें मैंने 2 लफ्ज इस्तेमाल किए थे। एक मैंने कहा था दिस एंटिटी इज बैंकरप्ट एंड दिस शॉप इज नॉट गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है हमारे यहाँ कि जो अपना खर्चा पूरा नहीं कर सके उसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न। और क्रेडिट डिफॉल्ट एक अलग चीज होती है। पाकिस्तानी कौम एक दुनिया की अजीबोगरीब कौम है जो पिछले 74 साल से लोगों से उधार लेके खा रही है और वो अपने कर्जा लेके कर्जा पे करती है और ये मानने को तैयार नहीं है कि वो जो है वो परेशानी में है। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। हम एक अजीबोगरीब से के मुल्क हैं, हम कर्जा लेके कर्जा पे करते हैं। हमारा 74 साल से सिवाय 1-2 सालों के कभी करंट अकाउंट पॉजिटिव में नहीं गया, 1-2 साल के अलावा, और हमारे पास कोई फोर्सेबल फ्यूचर में कर्जा अदा करने का रास्ता नहीं है। ये बात मेरी कोई भी भाई का लाल आ जाए सामने, मुझे साबित कर दे कि वह कर्जा पे कर सकेगा। कब कौन से साल में वो कर्जा पे होगा मुझे बता दे, मैं इस पे बात एग्री कर लूंगा। ये हम अजीबोगरीब से कौम है जब जो कर्जा लेके कर्जा पुराना कर्जा लेके नया कर्जा ले रहे हैं और उनके पास कोई रास्ता नहीं है। इस साल भी आप 11-12 बिलियन का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि जो कर्जा है ये कब पे होगा। और फिर लोग मुझे मिसालें देते हैं कि अमेरिका में भी बड़ा डेट होता है। भाई वो अमेरिका का मसला दूसरा है, वह सॉवरेन गारंटी होती है। पाकिस्तान में जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये बात है कि पाकिस्तान का रियासती निजाम, फाइनेंशियल रियासती निजाम, मेरी बात को दोबारा गौर, पाकिस्तान का रियासत का फाइनेंशियल निजाम आज की शक्ल में चलने के काबिल नहीं है। आज की शक्ल में चलने के काबिल नहीं है, बिल्कुल। शफकत ज़ैदी साहब, बिल्कुल, मैं क्विकली इसको हम बोलते हैं
कि ये कंपनी अब रीस्ट्रक्चरिंग मांगती है। जब रीस्ट्रक्चरिंग होगी तो शायद चल जाए, अदरवाइज आज की शक्ल में चलने के लिए तैयार नहीं है। ये मेरी क्रक्स है, आपकी मर्जी है। आप शब्बीर ज़ैदी साहब, मुझे जरा ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद फिर आएंगे तो दोबारा इस पर बात करेंगे। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये कंपनी अब चलने के काबिल नहीं है इस शक्ल में, तो ये कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेंज करने चाहिए या जो भी है, या कोई बेहतर थिंक टैंक्स बिठाएं और उनसे डिस्कस करें। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मुल्क की मईशत और जो कल आने वाला मिनी बजट है उस पर बहस जारी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले शब्बीर ज़ैदी साहब हमें बता रहे थे कि जिस मुल्क के हालात ऐसे हों कि आपने कर्जा लेकर ही कर्जा उतारना है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। कोई ये फिर कर्जा उतारना नहीं, ये एक्यूमुलेट करना ही होता है, क्योंकि उस वक्त जो शरह सूद होती है वो कौन सी होती है, और जब उतार रहे होते हैं तब कौन सी होती है, और फिर जब उतारने के लिए ले रहे होते हैं तब क्या होती है शरह सूद, वो सब चीजें मैटर करती है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने आज जो बात की कि हम कहां कहां पैसे देते फिर रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, ये जरा सुन लीजिए। यहाँ पे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो तमाम हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्बत हैं। 134 अरब रुपए हमने आईपीपीज हैं इनको पेमेंट की है। 55 अरब डॉलर हम वापस कर चुके हैं। ये नवाज शरीफ और जरदारी का लिया हुआ कर्जा है। 55 बिलियन डॉलर कर्जा हमने वापस जो है वो करना है 5 सालों में। इससे आप अंदाजा लगा ले कि जो लोग ये आज बैठ के हमें भाषण दे रहे हैं कि मईशत कैसे मैनेज करनी है, उन्होंने मईशत जो है वो कैसे मैनेज की। जी डॉक्टर फरूक सलीम साहब, जो ये सब कह रहे हैं कि जी माशी इंडिकेटर्स जो हैं वो तबाह हो गए हैं, उनको वो बता रहे हैं फवाद चौधरी साहब के बहुत बेहतरीन सूरत हाल है। 134 अरब रुपए आईपीपीज को भी दे दिए, 55 अरब डॉलर का कर्जा उतारा, जो कि वो कहते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी के दौर में डॉलर्स का जो कर्जे लिए गए, बैरूनी कर्जे, एक्सटर्नल डेट। और तो अब आप बता दें कि मैं तो मेरा ख्याल है कि मुझे फवाद चौधरी साहब, क्योंकि वो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है, उनकी बात पर मुझे यकीन कर लेना चाहिए। देखिए, सियासी स्टेटमेंट्स हैं। फवाद साहब बड़े मजे हुए सियासतदान हैं। जो सियासी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उनका जमीनी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। दोबारा से मेरा ख्याल है कि अब ये चीज हुकूमत को, हुकूमती तर्जुमानों को जान लेनी चाहिए कि बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक अवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। देखिए, अभी जो हफ्ता भर पहले, 10 दिन पहले, जो फ्रेंच कंपनी है इप्सॉस, उसने सर्वे किया है और उस सर्वे में 87%, 87% पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि मुल्क की डायरेक्शन जो है, सिमत जो है, वो सही नहीं है। अब अगर मैं उनको ये बताऊं कि हमारे सारे इशारे मस्बत हैं, अब दूध और शहद की नहरें बस बहने ही वाली हैं, तो अवाम ये जानती है कि सच क्या है। कोई मईशतदान बिठा लीजिए, कोई हुकूमती वजीर बिठा लीजिए, जो पाकिस्तानी जाता है आटा खरीदने के लिए, जो पाकिस्तानी घर से निकलता है चीनी खरीदने के लिए, जो पाकिस्तानी अपने मोटरसाइकिल पे निकलता है पेट्रोल भरवाने के लिए और 146 रुपए का उसको पेट्रोल मिलता है, 70-75 रुपए का उसको किलो आटे का मिलता है, और फिर जो औसतन आमदन है वो 16,000 रुपए महीने की होती है। तो आप सोचिए कि वो 16,000 रुपए के अंदर 400 रुपए का लीटर लेगा कुकिंग ऑयल, 75 रुपए का आटा लेगा, 146 रुपए का लीटर पेट्रोल डलवाएगा। अब मैं एड़ी चोटी का जोर लगा लूं और उसको कहूं कि भाई तुम्हारी मईशत बड़ी अच्छी जा रही है, तो वो मानेगा नहीं। तो इसका मतलब यह है कि मईशत अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है, उसके लिए आपको ना तो कोई वजीर चाहिए, उसके लिए ना तो आपको कोई मईशत दान चाहिए। वो हर पाकिस्तानी जो आपका कैमरामैन आपके सामने खड़ा है, वो जानता है कि उसकी मईशत का क्या हाल है। उसको वजीर साहब नहीं बता सकते कि आपकी मईशत अच्छी है या बुरी। चलें, बिल्कुल। मैं अब शब्बीर ज़ैदी साहब फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुन ली। वो कहते हैं कि 55 अरब डॉलर का कर्ज वापस
कर रहे हैं या कर दिया है? पहले कहते हैं कर दिया है, फिर कहते हैं कि करना है। देखिए रबीर साहब, मैं आपको ना एक यहाँ पे एक बड़ी बुनियादी बात बता दूं जी, और जो सबको क्लियर हो जानी चाहिए। पाकिस्तान के पास तकरीबन 25 ट्रिलियन का कर्जा है जो कि लोकल डेट है, और मेरे हिसाब से तकरीबन 115 बिलियन का कर्जा है जो कि फॉरेन डेट है। 115 ट्रिलियन रुपए का फॉरेन डेट है, बिलियन। तो ये कर्जा पाकिस्तान की स्टेट ने लिया है। अच्छा, इसमें बात ये है जनाब रबीर साहब सर, कि ये कर्जा नहीं होता। जो लोकल डेट है, जब आपका फिस्कल डेफिसिट होगा तो उसको आप ट्रेजरी बिल से और लोकल डेट से पूरा करते हैं। ये किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पास नहीं जाता। सही। अब इस साल भी जो गवर्नमेंट की जितना साल आएगा, अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की पोजीशन है क्या, मैं क्यों ये बातें कर रहा हूं। पाकिस्तान का टोटल रेवेन्यू जो आएगा 2022 जून में, वो आएगा 6500। आप लिख लें 6500। सही। उसमें से 3500 चला जाएगा प्रोविंसेस को एनएफसी अवार्ड में। ठीक है, ठीक है, बाकी बचा 3000। ठीक है जी। 3000 में से 2800 पे हो जाएगा डेट सर्विसिंग में, सही। सूद में। तकरीबन 1800-1900 पे हो जाएगा आपका डिफेंस में। 800, 700, 800 का हो जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर, और तकरीबन 600 का हो जाएगा आपका स्टेट एंटरप्राइज के खर्चे। ये हो गया तकरीबन 3000 से 4000 का डेफिसिट होगा, जो 30 जून 2022 को होगा, जब आप टैक्स की कलेक्शन 6500 कर लेंगे। मुझे ये बता दें, ये दुकान जो मैंने अभी आपके सामने रखी है, ये दुकान चल सकती है? ये आपने अभी मैंने कागज बताया है, अभी इसमें पीएचडीपी नहीं है, अभी इसमें पीएचडीपी नहीं है। अगर मैं टैक्स की कलेक्शन में अगर 6500 की जगह पर 8000 भी कर दूं, वो उसके मैं बहुत तीर मारता हूं, इसको 6500 की जगह 8000 कर देता हूं, तो अभी ये दुकान चलने वाली नहीं है। तो पहले ये तो एग्री करें कि दुकान के अंदर लॉस हो रहा है, ये तो मान ले पहले, फिर बात करेंगे ना। आपको क्यों बुरा लग रहा है कि मैं कह रहा हूं दुकान में लॉस हो रहा है? दुकान में लॉस हो रहा है, और आपकी दुकान में आपके पास बचते हैं 3000 रुपए, उसमें से 2800 रुपए चले जाते हैं इंटरेस्ट पे। तो 200 रुपए में दुकान चलानी है, इसके खर्चे हैं 4000 रुपए के। आप किस दुनिया में बैठे हैं? चले, ये जो दुनिया में बैठे हैं। शब्बर जैदी साहब, मुझे एक बात बताएं कि ये जो 360 अरब रुपए के जो मैयर्स आएंगे मिनी बजट, तो ये जो आपने सूरत हाल बताई है, ये तो फिर ऊंट के मुंह में जीरा के मतलब बराबर हुई। वो तो नहीं, देखिए मेरी बात समझिए, ये जो इक़दामात आएंगे ये कोई बजट पूरा करने के लिए नहीं हो रहे, ये तो इसलिए हो रहे हैं कि आईएमएफ ये कहती है कि आप एग्जेम्पशंस को खत्म कर दें। उनकी बात ठीक है, वो आईएमएफ वाले बिल्कुल ठीक कहते हैं, तो वो एग्जेम्पशन खत्म हो रही है, तो उसमें उसकी वजह से हो रही है। मैं यहाँ रवींद्र साहब एक बात और बता दूं आपको, तो शायद आपको सुन के हैरत हो या आपको, मैं आज भी पर्सनली इमरान खान साहब का बहुत बड़ा फैन हूं, और मैं उनके साथ हूं आज। मगर मैं ये समझता हूं कि उनके साथ जो उनके मुशीर बैठे हैं, वो इमरान खान को वो काम नहीं करने दे रहे जो उन्हें करना चाहिए। मैं इसीलिए छोड़ के आ गया। मैंने जब देखा कि वहां चीजें नहीं काम कर रही, मैं छोड़ के आ गया। मैं इमरान खान साहब की जाती हैसियत को निहायत पसंद करता हूं। वो एक निहायत शरीफ अच्छे इंसान है, उनमें पैशन है। मगर जब आपको गलत मुशीर मिल जाए, गलत आपको बात दी जाए, तो अच्छा, जो आपने मिनी बजट की बात की, इसमें कोई बड़ा आइटम नहीं है। इसमें जो बड़ा आइटम आएगा, जो मैं खास आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो उसको दोबारा देख लें, वो है दवाओं की। इस वक्त जो मेडिसिन है, दवाएं हैं, वो हमारे पास एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, दवाओं के रॉ मटेरियल के ऊपर आप स्टेट टैक्स लगाने जा रहे हैं। That would be a big blow. Very right. तो ये अगर ये उन्होंने हरकत की, तो मैं समझता हूं पाकिस्तान की अवाम इस वक्त रिएक्शन करेगी, और ये कोई जो भी खास साहब को करवा रहा है, ये खास साहब को सिर्फ जाती मशवरा है, ये नहीं करें, ये नहीं करें। चलें, और जी। मैं चाहूंगा कि ब्रेक से पहले एक छोटा सा ब्रीफ कमेंट डॉक्टर फरूख सलीम से ले लूं, और फिर ब्रेक के बाद आप भी बात कंटिन्यू करिएगा। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, शब्बर जैदी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब बहुत कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो के लिए बेहतरी में हो सकता है, लेकिन उनके लेफ्ट राइट मुशीर, तो मतलब यहां तो मुझे लगा ऐसे है कि शायद इमरान खान साहब मईशत को, इकोनॉमी को समझते हैं। शब्बर जैदी साहब का ख्याल है तो वो बहुत कुछ सही कर सकते हैं, लेकिन लोग नहीं करने देते उनके लेफ्ट राइट पे। इज इट ट्रू?
देखिए वो कहा जाता है कि द बक फाइनली स्टॉप्स एट द चीफ एग्जीक्यूटिव। द बक स्टॉप्स एट द चीफ। मुल्क में जो अच्छाइयां हो रही हैं उनका क्रेडिट वजीर आजम साहब को जाएगा, और मुल्क में जितनी कमजोरियां हैं, जितने बोझ आम पाकिस्तानियों के ऊपर पड़ रहे हैं, उसका डेबिट भी वजीर आजम के ऊपर जाएगा। ये कहना कि वजीर आजम को उनकी कैबिनेट काम नहीं करने दे रही, ये सियासी तौर पे तो बड़ा दुरुस्त नजर आता है, लेकिन फाइनल जो अल्टीमेट इल्जाम है या अल्टीमेट क्रेडिट है वो जाना वजीर आजम साहब को जाना ही है। वजीर आजम साहब को ही है। लेकिन शफकत जैदी साहब ने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि खुदारा जो इस वक्त एग्जेम्प्ट थी सेल्स टैक्स पे, उस पे ना लगाइएगा, इसका बहुत खौफनाक रिएक्शन आ सकता है। नाज़रीन, इस पर मजीद भी बहस हम कर रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शहबाज साहब, एक बात जो आपने की, मैं मानता हूं इमरान खान साहब ऑनेस्ट आदमी हैं, बहुत कुछ बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि मिनी बजट बनाना हो या मेन बजट बनाना हो या कोई भी पॉलिसी लाना हो, तो उसके एक्सपर्ट्स आपके लेफ्ट राइट बैठते हैं, वो डिवाइस करते हैं, एक पूरे फ्रेमवर्क बनाते हैं, जिसके बाद आपने उसको गो हेड देना होता है। तो मुझे ये थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हुआ कि इमरान खान साहब कर सकते थे लेकिन नहीं कर सके, क्योंकि लेफ्ट राइट पे नहीं उनको करने दिया, तो वो खुद तो नहीं कुछ डिसीजन ले सकते ना, क्योंकि उनको तो शायद बेसिक्स इकोनॉमिक्स पता हो, जितनी शायद मुझे भी मालूम हो। तो इमरान खान साहब कोई माहिर मौशियात तो नहीं है। मैं बताता हूँ रमीज साहब हो क्या रहा है। देखिए, पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ इमरान खान साहब एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं, उनके पास मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं है, मतलब उनके साथ कोalition गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं वो। सही, ठीक है, उनके साथ काफ भी है और एमकेएम भी है और लोग भी हैं, और उनके पास 370 एमएनए हैं जो कि मुख्तलिफ इंटरेस्ट से इलेक्ट होकर आए हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं। सही, मैं इमरान खान के साथ काम करके आया हूं, मुझे पता है कि कौन एमएनएज और कौन से एमएनएज के ब्लॉक्स जो होते हैं वो इमरान खान को राइट एक्शन लेने पे रोकते हैं। एक ब्लॉक वो है। दूसरा ब्लॉक वो है जो इमरान खान के साथ इमेच्योर एडवाइजर बैठे हुए हैं, वो उन लोगों ने कभी जिंदगी में गवर्नमेंट नहीं देखी है, वो पहली दफा गवर्नमेंट में आए हैं, उनको कोई आइडिया मईशत का नहीं है, वो वहां बैठ के किताबी मईशत चला रहे हैं। तो इमरान खान को दो तरह के एडवाइजरों का सामना है। एक वो एडवाइजर है, एक वो लोग हैं जो इमरान खान के एमएनएज एमपीएज हैं। मैं मिसाल दे देता हूं, जब मैंने टोबैको के ऊपर हाथ डाला उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए, तो मेरे सारे फ्रंटियर के एमएनए एमपीए इंक्लूडिंग स्पीकर साहब, उन्होंने कहा कि टोबैको के आप वो जो मैंने हाथ डाला था उसको हाथ खोला कर दें। तो वो उनका वोट बैंक है, उन्होंने मुझे नहीं करने दिया। मैं और भी आपको मिसाल दे सकता हूं। अच्छा, एक तो वो ब्लॉक हो गया। दूसरा ब्लॉक जो है वो कुछ हमारे पास ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज्यादा पढ़ गए थोड़ा सा, वो उन्होंने कभी मार्केट नहीं देखी है। उनमें से कोई आदमी कभी अकबरी मंडी, जूना मार्केट नहीं गया है, वो सारी जिंदगी इंग्लिश मीडियम में अच्छे स्कूलों में पढ़ के आए हैं। अब वो आके जब यहाँ बैठ के इमरान खान को समझाते हैं कि सर ये 2.5% मल्टीप्लाइड बाय 3.5% to 4% हो गया और ये हो गया, तो वो प्रॉब्लम होती है। रमीर साहब, मेरा जिंदगी का तजुर्बा ये है कि खास साहब को अगर उनको करेक्शन करनी है तो वो हफ्ते में 3 दिन, कम से कम 2 दिन या 3 दिन कराची और लाहौर में लोगों के साथ आके बैठे, रात को खाना खाएं और आम आदमी से मिले। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, कराची में अकबरी मंडी में जाएं और लाहौर में ग्वाल मंडी में जाके खाना खाएं। मैं आपको यकीन, देखिए, अगर आप अपने हमायतियों के साथ जो आपको प्रेस करते हैं बैठेंगे तो कोई आपकी बात सच बात अच्छा, क्विकली शहबाज जैदी साहब, क्विकली, फिर मैं डॉक्टर साहब से भी कमेंट लूंगा। क्विकली मुझे ये बताएं कि ये जो मिनी बजट आ रहा है और इस पे लार्जली जो क्लेम है हुकूमत का कि इससे महंगाई पर असर नहीं पड़ेगा, आर यू रेडी टू बाय दिस आर्गुमेंट? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, 350 बिलियन की कोई वैल्यू नहीं है 6500 के अंदर, मगर मैंने कहा इसमें कुछ आइटम ऐसे हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं। मैं ये कह रहा हूं, महंगाई की बात नहीं है, 350 बिलियन 6500 में कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। दिया कि मेडिसिन के ऊपर मेडिसिन, लेकिन ओवरऑल सेंसिटिविटी की बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं उसको देखना पड़ेगा। बाकी तो 3500 बिलियन कोई बड़ी बात, 350 बिलियन कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, वो तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे महंगाई को में इजाफा होगा कि नहीं? मतलब आपने सिर्फ उसकी बात की है, मेडिसिन की। मैं क्विकली मैं आपको एक और बात बता दूं, आखिरी बात जो कहना चाहता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने डॉलर की बात की थी जी। मैं डॉलर के अकाउंट के ऊपर मैंने 4 आर्टिकल लिखे
और मैं इसको बड़ा कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहा हूँ। और मैंने 2 दिन पहले भी लिखा था कि जो करेक्शन आई है थोड़े बहुत किए गवर्नमेंट ने किए। रमीश साहब मेरी एक बात याद रखें और ये कहीं लिख लें, जब तक अफगानिस्तान का फैसला नहीं होगा डॉलर को हम बैलेंस नहीं कर सकते। हमारा हवाला जो ट्रांजैक्शन है वो अफेक्ट हो रही है। हम खुदा का वास्ता है पाकिस्तान को ये खेल बंद करे और अपनी मैशत को देखे, अपनी मैशत को के लिए अपने लोगों को नहीं खराब करे। सही। दिस इज माय रिक्वेस्ट। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, योर टेक ऑन मिनी बजट। देखिए, मिनी बजट में 350 अरब रुपए के जो एग्जेम्पशंस दी गई थी वो वापस ली जा रही हैं। उनका आम आदमी के लिए मतलब ये है कि किताबों की कीमत बढ़ जाएगी, अंडों की कीमत बढ़ जाएगी, सब्जियों की कीमत बढ़ जाएगी, दालों की कीमत बढ़ जाएगी, सोलर पैनल की कीमत बढ़ जाएगी, कंप्यूटर लैपटॉप की कीमत बढ़ जाएगी। इन सब के ऊपर टैक्सेस हैं, वो एग्जेम्पशन जो है वो वापस आ रही है। जिस इंडस्ट्री के अंदर से आप एग्जेम्पशन वापस लेते हैं वो अपने टैक्सेस जो है उसका बोझ जो है वो सार्फिन के ऊपर मुंतकिल कर देती है। तो जो आपका सवाल था महंगाई के ऊपर से 100% महंगाई की शरह जो है वो बढ़ जाएगी इसके नतीजे में। एडिशनली कोई 200-250 अरब के इजाफी टैक्स भी इसके सामने आ रहे हैं। कोई 300 अरब रुपए का इजाफी टैक्स जो है वो पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगेगा, जो 4 रुपए हमारे वजीर खजाना साहब ने पहले ऐलान किया हुआ है। इसी तरह बिजली के ऊपर जो वादा किया गया था IMF से वो तकरीबन 910 अरब रुपए का वादा है और आप देख रहे हैं कि 4 रुपए 75 पैसे फ्यूल एडजस्टमेंट इस महीने आया है और अभी कोई 2 हफ्ते पहले ही 4 रुपए कुछ पैसे उसका बिजली का रेट जो है वो बढ़ाया गया। तो मेरे ज़हन में कोई शक नहीं है कि महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान जो है वो हमारे दरवाजे खटखटा रहा है या हमारे दरवाजे पे खड़ा है। अच्छा, एक बात मैं करना चाहता था MNAs और MPAs और मुशीरान के हवाले से। देखिए, माइनॉरिटी गवर्नमेंट जरूर है PTI की, लेकिन क्या MNAs और MPAs जो हैं वो वजीर आजम साहब को मना करते हैं कि बिजली की चोरी रोक दी जाए? क्या वो मना करते हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में जो आपने 2000 अरब रुपए का नुकसान कर दिया है उसको कम किया जाए? क्या उनको माइनॉरिटी गवर्नमेंट को कोई रोके बैठा है कि 2 से 2.5 अरब डॉलर की जो गैस सालाना बुनियाद पे पाकिस्तान में चोरी हो जाती है उस चोरी को रोक लिया जाए? क्या MNAs और MPAs और कोई गवर्नमेंट उनको मना किए हुए है कि कमोडिटी ऑपरेशंस में जो आपने 700 अरब रुपए का नुकसान कर दिया है उसको रोक लिया जाए? देखिए, इन सारे इकदाम के लिए आपको कोई कानून साजी नहीं चाहिए, आपको MNAs और MPAs की सपोर्ट नहीं चाहिए, इसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है। तो बिल्कुल इससे बहुत ज्यादा लास्ट एंड फाइनल कमेंट, वेरी लिमिटेड टाइम। शब्बर जैदी साहब, जिस तरह अभी डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने तवज्जो दिलाई कि आपकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, और आज से नहीं पता नहीं 29 साल से तो मैं सुनता आ रहा हूं कि वहां पे ब्लीड हो रहा है। आपका नेशनल एक्सचेकर का सबसे बड़ा जो बोझ है वो ये लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं। प्राइवेटाइजेशन में हम उस तरह काम नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है कि ये इस तरफ तवज्जो नहीं गई या पॉपुलर गवर्नमेंट की वजह से ये करना नहीं चाहते थे? मेरा सिर्फ इसमें जवाब में एक मैं आपको ऑब्जर्वेशन दे दूंगा, उसके बाद आप खुद फैसला कर लीजिएगा। मुझे आप बताइए कि कभी आपने मिनिस्टर प्राइवेटाइजेशन को फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठे देखा है? नहीं। या कभी मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग को फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठे देखा है? अगर हुकूमत 4 टुकड़ों में बटी होगी तो क्या फैसले करेगी? प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर को आपने कभी पिछले 3 साल में फाइनेंस मिनिस्टर के बराबर में बैठा हुआ देखा है? तो फिर आप बता दें कौन सी प्राइवेटाइजेशन हो सकती है? सर, प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ गए, हमें थोड़े कम पढ़े लिखे लोग चाहिए जो फैसले जल्दी कर सके। हम बैठ के फाइलों में लग गए। इमरान खान साहब से हमें ये उम्मीद है, आज भी थी, पहले भी है, कि वो फैसले करेंगे। वो जो फाइलों से कागज बनाने वाले लोग हैं उन्होंने तबाह कर दिया। मैं भी चेयरमैन FBR इसलिए छोड़ के आ गया कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ हो गया था उस वक्त के मिनिस्टर साहब से, जो आप सब जानते हैं कौन साहब थे। आज की मैंने कहा मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। सही। चलें सर, अपने कहते हैं मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन सवालात अभी भी बहुत हैं और इंशाल्लाह अब मिनी बजट आ जाएगा तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों से इंटरेक्ट किया जाए ताकि शायद कुछ सेनेटी प्रिवेल कर जाए। लोग जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स बैठे हैं उन तक ये बात पहुंचे और उनको समझ में आए कि जिस तरह शब्बर जैदी साहब ने कहा कि हमें कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, कम पढ़े लिखे भी चल जाएंगे, लेकिन उनको मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव ली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। नाज़रीन, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।